और मेरा शर्ट एकदम मुचड़ा हुआ था, मतलब समझ सकते हैं झोला से निकाल के मार दी थी, वही पहन के आए थे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन लोगों को लग गया था, तो पक्का प्योर देहाती है। मतलब ऐसे आईफोन अपना उठाए, बोले ये किस कंपनी का है, इसका कंपनी का। तो उसी के पास एक साइकिल था जो पहले से वो 2-3 जगह उसका फ्रेम में वेल्डिंग किया हुआ था। तो चूंकि वो हैवी वजन लेके जाता था, तो वो अपना नया साइकिल खरीद लिया और वो घर में पड़ा रहा। तो उसी से माँ साइकिल खरीद दी थी 300 रुपये में। तो वास्तव में लोगों से ही पैसा लेना पड़ा था, माँ के पास में उतना था नहीं। यहाँ के ईगो हर आदमी के अंदर में है, समझिए इस चीज़ को। इसके लिए समझिए, चाहे वो रोड पे सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो रिक्शा चला रहे हो, चाहे वो साइकिल से चल रहे हो, चाहे वो BMW से चल रहे हो, ईगो हर आदमी के अंदर में है। तो हमें धंधा तभी करना होगा जब हम उसके ईगो को हर्ट नहीं करें। मतलब हम, एक होता है जो अगर हमको कोई चीज़ डिलीवरी कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं, उसको पसंद नहीं आया तो वो हमको 4 बात सुना दिया। तो आपके अंदर सुनने की क्षमता होना चाहिए इस मार्केट में आने। बिल्कुल सुनने की क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज भी हम सुनाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि सुनने पे। हमारा जो बिहार का जो मार्केट है या यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं वो ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हैं। ऑन कैमरा हम बोलते हैं, वो आपको वो लोग भी ज्ञान देंगे जो कभी प्रयास ही नहीं किया, वो कभी घर के चौखट से बाहर ही नहीं निकला, वो भी आपको ज्ञान देंगे। तो आपके अंदर ये कला होना चाहिए जो आप लोगों के बातों को सुने, वो जो ज्ञान दे रहा है उसको सुने, क्रॉस नहीं करे, हाँ भैया आप ठीक बोल रहे हैं। अमल आपको किन चीज़ पे करना है ये आपके विवेक पे निर्भर करेगा। तो अगर लोग यहाँ के लोगों को, एक उद्यमी अगर यहाँ के लोगों को सुनना शुरू कर दे, प्रतिक्रिया ना दे, तो वो धंधा बना सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, यहाँ लोग यही नहीं कर पाते। सबसे बड़ा चैलेंज, आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितने लोगों के बीच में है, या पहले से अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो उसको और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इस 2 चीज़ पे पहले ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जो सोच के उतरेंगे किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी सर्विस को लेके, तो एग्जीक्यूशन में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वो 3 साल तक आपको मेहनत करना होगा, पागलों की तरह मेहनत करना होगा। लोग क्या बोल रहे हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाना पड़ेगा। 3 साल के बाद गर्भावस्था से बाहर निकलती है स्टार्टअप, और वो बाल अवस्था में नहीं आती है, डायरेक्ट युवा अवस्था में जाती है। अगर 3 साल आप समय दे दिए किसी स्टार्टअप को, तो 3 साल बाद वो आपको अपने कंधे पे बैठा के पूरी दुनिया का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बिल्कुल। आज के हमारे गेस्ट दिलखुश कुमार जी इंस्पिरेशन, री इन्वेंशन एंड रेवोल्यूशन के एक मिसाल है। मेरा विश्वास है आपने इनसे अधिक इनक्रेडिबल इंसान नहीं देखा होगा। घर में पैसे की तंगी होने के कारण इनको अपनी पढ़ाई सिर्फ 12th तक ही कंप्लीट कर छोड़नी पड़ी, मगर आज इनके कंपनी में IITians भी जॉब करते हैं। पहली बार जब इन्होंने घर से बाहर कदम रखा ताकि ये कोई छोटी मोटी जॉब कर सके, कुछ पैसे कमा सके, तो इन्हें एक चपरासी की जॉब के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि ये एक आईफोन का लोगो नहीं पहचान सके थे। जिसके बाद इन्होंने दिल्ली में कुछ दिनों तक रिक्शा भी चलाई, मगर तबीयत बिगड़ने के कारण इन्हें घर वापस आना पड़ा। कुछ दिनों तक ड्राइविंग भी की, लेकिन वहाँ भी एक अपमानजनक सिचुएशन होने के बाद इन्हें उस जॉब को छोड़ना पड़ा और आगे अपना रास्ता बनाना पड़ा। आज इनकी स्टार्टअप कैब कंपनी सिर्फ 7 महीनों के अंदर 4 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन बना पाई है और 1.5 लाख कस्टमर्स को सर्व कर पाई है। और ये कंपनी हर बार अपने कस्टमर्स की 30 से 40% तक पैसों को बचा रही है, और साथ ही हमारे देश का बहुत सारा फ्यूल भी। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ पाएंगी। प्लीज़ एंजॉय द पॉडकास्ट। दिलखुश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू आपका बुलाने के लिए। एंड इस शो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जो कल मैंने आपको भेजा था पिक्चर में भी। जब मैं ये रिसर्च कर रहा था ना आपके बारे में, मैंने काफ़ी रिसर्च की, 3-4 दिन कंटिन्यू रिसर्च करी। तो उस रिसर्च करने के बाद जो मेरे हेड में थॉट आ रहा था कंटिन्यू, वो ये था कि आपकी जो स्टोरी है ना, वो इतनी इनक्रेडिबल है, इतनी इंस्पायरिंग है, इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की मूवी बन सकती है, और शायद बननी भी चाहिए। हम अभी इस तरह का कुछ सोचे नहीं हैं, और हमारा कोई ऐसा कुछ लक्ष्य भी नहीं है जो मेरे ऊपर मूवी बने, क्योंकि लाखों दिलखुश कुमार हैं जो बिहार में, भारत में भरे पड़े हैं। हमारा लक्ष्य है जो हमें देख के 100-200 जो यूथ है ना, युवा है ना, उनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन आया अंदर से, उनको लगे जो नहीं ये लड़का अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं।
और वो जो कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो गए हैं, या लोग हमेशा कहते हैं नहीं ये तुम नहीं कर पाओगे, या लोगों का शकल हुलिया देख के तय करता है जो ये आगे चल के क्या करेगा, या उसकी जो इकोनॉमिकल स्थिति है घर का वो देख के लोग तय करता है जो इसका बच्चा क्या करेगा। तो ये मिथ्या साबित हो और लोगों को लगे नहीं मतलब अगर कोई कुछ बड़ा कर सकता है तो उसके लिए उसका इकोनॉमिकल स्थिति फैक्टर नहीं है, ना ही उसका शकल फैक्टर है, ना ही उसका वो कैसे रह रहा है आज वो फैक्टर है। मतलब जब हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। आपकी एक स्टोरी है आईफोन से रिलेटेड जो बहुत ही वायरल एंड फेमस है और उसका एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है। आप क्या वो स्टोरी एक बार और बताना चाहेंगे, बट इस टाइम थोड़ी सी डिटेल के साथ? एक्चुअली वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे और ये हर मतलब हर आदमी का जो होता है ना, जो उसका मान के चलिए हम अभी 30 साल के हैं, 30 साल, ये 30 साल मेरे पैदा होने से लेके अभी तक में कितने दिन हुए हैं काउंट कर लीजिए। इतने दिन में कुछ ना कुछ डेली स्ट्रगल किए होंगे, तो उसी में एक छोटा सा पार्ट है वो आईफोन वाला। तो वो इसलिए लोग अब हमसे सुनना चाहते हैं क्योंकि हम एक स्टेप पे चढ़ गए हैं, मतलब जहाँ हमको जाना है ना वहाँ पहली सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है जो हम इनका अनुभव जाने। आईफोन वाला स्टोरी मेरा ये था ना, जो चूँकि मेरी शादी हो गई थी और इंटर के बाद ही हम शादी कर लिए थे, अब उसको जल्दबाजी कहिए या जो भी कहिए, तो उस समय मतलब जॉब का एक बहुत प्रेशर आने लगा सर पे। मतलब लगता था जो पिता का कितना खाएंगे, बाबूजी तो वैसे भी दिन रात मेहनत करते थे, तो एक अंदर से था जो नहीं कुछ करें। तो बहुत सारे लोगों को बोले थे हम जो कहीं हमको जॉब लगा दीजिए। तो अभी भी एक कल्चर है ना सोसाइटी में, अगर आपको पता भी है जो फलाना जगह नौकरी का रिक्त स्थान है तो आप अपने आसपास के पड़ोसी को नहीं लगाएंगे। ये एकदम अटल सत्य है, कहीं ना कहीं से अंदर से आता है। जो उसको बेरोजगार ही रहने देते हैं तब वो मेरे आगे पीछे करेगा, अगर वो रोजगार में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर पानी भी मांगेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। तो एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो कई लोगों को हम भी बोले थे तो हमको कहीं से नहीं लगा। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, साला लगेंगे चचेरा, तो उनको हम बोले, तो 3 बार बोले, वो कहीं अच्छा कंपनी में जॉब कर रहा था, तो हम बोले उनको जो आपका कंपनी का माल आता है वही उतारने के लिए, गोडाउन में रखने के लिए या काउंट करने के लिए रख लीजिए। ये तो बोले किस ईयर की बात है? 2010 के आसपास का बात है, 9 लास्ट या 10 स्टार्ट में। तो आपकी उम्र 20 साल के? हाँ 20 साल का। 20 या हाँ 18-20 साल का रहा होगा। तो उस समय वो उनको लगा जो नहीं ये हमारे बहनोई हैं, इनको यहाँ पे लगाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो सहरसा में उस समय एक जॉब मेला लगा था। तो जॉब मेला में क्या होता है ना, जो एजेंसियाँ होती है वो कहीं कहीं उसके पास रिक्रूटमेंट के लिए आता है, जो हमको ये चाहिए, हमको सेल्स वाला चाहिए, हमको चपरासी चाहिए, हमको ये चाहिए। तो वो लोग क्या करती है, जो कहीं कहीं जाकर जॉब मेला लगा के फाइंड करके लाता। तो उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था जो बहुत सारा, अब तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप आवेदन करिए जॉब के लिए। तो सहरसा में लगा था, तो वही एक पॉलिटेक्निक फील्ड है सहरसा में, वही लगा था। तो गए तो हम भी अपना रिज्यूम वगैरह दिए। तो मेरा मैट्रिक 3rd डिवीज़न था, इंटर मेरा 2nd डिवीज़न था, और शायद उस समय इंटर का मेरा रिजल्ट नहीं आया था, नहीं रिजल्ट आ गया था, सर्टिफिकेट नहीं आया था। तो हम उसका मार्कशीट लगा दिए थे और मैट्रिक वाला लगा दिया था। तो उस समय बोले वो हमको जो आप पटना आइएगा, पटना में एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, वहाँ सेलेक्ट हो गए तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। तो समझ सकते हैं आदमी को लाइफ में जब पहला जॉब मिलता है ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, मतलब समझिए जो जब पत्नी होने वाली जो रहती है दुल्हन, जो मतलब उससे जो मिलने की बेचैनी होती है शादी के दिन का, वही बेचैनी पहला जॉब के लिए लोगों को होता है, खास करके लोअर क्लास के बच्चे को और मिडिल क्लास के बच्चे को। तो वही बेचैनी मेरे अंदर भी था। तो कई रात ठीक से सोए नहीं थे, मतलब यही सोचते थे नौकरी लग जाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब घर में पैसा आएगा, पॉकेट में पैसा आएगा। तो ये सब मतलब बहुत सारे सपना सजा लिए थे। लेकिन जब पटना आए थे ना इंटरव्यू देने के लिए, तो उस समय मेरा गेटअप एकदम गांव वाला था। वास्तव में हम गांव से बाहर कभी नहीं निकले थे, मतलब बहुत ज़्यादा तो अपना शहर गए थे गांव से, सहरसा, वो भी एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जाते थे। तो जब हम पटना आए तो वहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे ना, तो हम उनको थोड़ा पैर उर छू लिए। तो मतलब हमको ये पता नहीं था जो अब कल्चर बदल चुका है, यहाँ हैंडशेक होता है, मतलब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये होता है, मतलब एक सिखाया गया था बचपन से जो बड़े होते हैं ना उनका पैर छूना है। तुम छू लिए थे और मेरा शर्ट एकदम मुचड़ा हुआ था, मतलब समझ सकते हैं झोला से निकाल के मार दी थी, वही पहन के आए थे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन लोगों को लग गया था ये तो पक्का प्योर देहाती है,
मतलब हम जो अभी जो उस समय तो इतना मेरे अंदर सेंस भी नहीं था जो हम उनको क्या थिंक है उसका समझ सकते हैं, लेकिन अब लग रहा है, रियलाइज़ कर रहे हैं जो मेरा गेटअप ही उसको अच्छा नहीं लगा होगा, अब जो हम रियलाइज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है सो नाम पता हुआ, और फिर एक सर थे वहाँ पे बगल में, वो बोले जो ये ऐसे आईफोन अपना उठाए, बोले ये किस कंपनी का है, इसका कंपनी का नाम बताइए। तो हम नहीं देखे थे आईफोन क्या होता है, एप्पल क्या है, उस समय तो नोकिया और सैमसंग यही मार्केट में धूम मचा रहा था, वो मोटोरोला। तो हम नहीं देखे थे, तो हम बोले सर नहीं जानते, तो वही बोले थे ये आईफोन है और इसे एप्पल कंपनी बनाती है। तो मतलब इसको मेरे इंटरव्यू से कोई ये लेना देना नहीं था, ठीक है एक वर्ड था वहाँ, उसको मेरा ब्रेन का आईक्यू चेक करना हो, या हमको नॉलेज है दुनिया का कि नहीं है उस चीज़ को चेक कर रहा हो। तो बोले ठीक है आप जाइए, हम आपको अपडेट करेंगे। आज तक हमको अपडेट नहीं आया। फिर हमको मन में फील हो गया था, जो अगर होने का रहता तो यही बोल देता हाँ भाई तुम कर लो, तो हमको लगा जो नहीं होगा। फिर घर चले गए। घर में मतलब समझते हैं ना, जो जब आप युवा हो जाते हैं और आप कोई काम धंधा नहीं करते हैं, तो आपके गार्जियन आप पे प्रेशर बनाए ना बनाए, फूफा चाची मामा चाची, मतलब जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपको एक नया नाम देंगे, उसका नाम है निकम्मा, मतलब कामचोर, मतलब अलग अलग टाइप का नाम मिलता है। तो वो चीज़ हमको भी मिला था, तो कहीं से लग रहा था कुछ करना चाहिए। तो पापा को बोले हमको गाड़ी सिखा दीजिए, पापा गाड़ी सिखा दिए। उसके बाद गांव में ही एक ठेकेदारी का काम करते हैं, बड़े भाई लगेंगे, उनके यहाँ कुछ दिन जॉब किए। फिर कोई कोई बोला जो दिल्ली में अच्छा सैलरी मिलता है, दिल्ली में ड्राइवर को अच्छा सैलरी मिलता है, वहाँ चले जाइए। फिर हम दिल्ली का रुख अपनाए, दिल्ली गए। तो वहाँ भी जो ड्राइवर होते हैं ना, पहले जो एक अनुभवी लोग जो पहले से वहाँ काम कर रहे थे वो भरा पड़ा है, हम फ्रेशर थे, नए थे उस फील्ड में। तो हमको जिनके पास भी ले जाता था, जिनके थ्रू गए थे हम जो ड्राइविंग के लिए, तो वहाँ यही सवाल होता था आपको यहाँ का रूट का नॉलेज है, तो हम बोलते थे नहीं। तो यू टर्न का मतलब समझते हैं, तो हम बोलते थे नहीं। अभी भी सहरसा में जाते हैं तो लोग को देखते हैं क्या होता है यू टर्न, क्या होता है लेफ्ट इंडिकेटर, क्या होता है राइट इंडिकेटर, बहुत लोग नहीं समझते हैं, वो सिर्फ गियर एक्सलेटर और स्टीयरिंग समझते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। तो हमको भी बस इतना ही नॉलेज था, तो वहाँ हम नहीं ये कर पाते थे, आंसर नहीं कर पाते थे। तो वहाँ सजेशन मिलता था जो कुछ दिन आप किसी के साथ ये होता है ना खलासी के रूप में, आप किसी गाड़ी वाले के साथ आप घूमिए, थोड़ा सा ट्रैफिक नियम को समझिए, थोड़ा सा यहाँ के रूट को समझिए। तो बहुत ज़्यादा लोगों से यही सजेशन मिला, तो हमको लगा जी यहाँ हमको कौन घुमाएगा। गांव घर में जो आदमी बचपन से देखा है वो तो कहीं हमको जॉब नहीं लगाया, लेकिन यहाँ जो अननोन शहर है, जहाँ कोई किसी को नहीं जानता है, सारे लोग अपने दैनिकी कार्य में व्यस्त हैं, वो मेरे लिए क्यों टाइम निकालेगा। तो हमको लगा इससे अच्छा है जो हमको कहीं एक रिक्शा ले लेते हैं, मेरे मन में आया, और उससे थोड़ा घूमते हैं दिल्ली को। मतलब क्या होगा, मतलब वैसे भी हम सिंगल फेफड़ा थे, कोशिश करते थे कि मेरे जितना पतला दुबला अगर कोई आदमी मिले तो उसको बैठाएंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं जाएंगे, ये तो अपने पे निर्भर करता है आप जाएंगे कि नहीं। तो वही करते थे, हैदरपुर में रहते थे, एक रिक्शा उठाए और रोहिणी सेक्टर हो गया, शालीमार बाग हो गया, आज़ादपुर मंडी साइड हो गया, मॉडल टाउन साइड हो गया, ये सब साइड में घूमना स्टार्ट कर दिए। तो घूमते घूमते मतलब थोड़ा बहुत अनुभव होने लगा, क्योंकि उसको भी ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना है, उसको भी समझना, मतलब हर चीज़ का नॉलेज धीरे 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 आने लगा। लेकिन जब तक हम समझ पाते और फिर नेक्स्ट गाड़ी चलाने के लिए जाते तब तक बीमार पड़ गए। फिर वापस हम घर आ गए। घर आए तो सब लोग फिर वही ताना जो होता है, नहीं इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो वास्तव में निकम्मा था। एक कहावत होता है गांव घर में, ई बेटा से पोता होने वाला नहीं है, मीन्स ये कुछ नहीं कर सकता ये एकदम। तो वही चीज़ चल रहा था। फिर अंदर से तकलीफ़ भी होता था, पीड़ा भी होता था, आखिर करें क्या, क्योंकि शरीर में वो बल नहीं था जो कहीं जाके मजदूरी कर लेते या कहीं जाके बोरा उठा लेते, किसी लोहा फैक्ट्री में चले जाते। वो शुरू से नहीं रहा, मेरा शरीर शुरू से कमज़ोर रहा है। फिर उसके बाद एक आदमी का सजेशन आया जो हम पटना में आपको जॉब लगा देते हैं, चलिए। तो वास्तव पटना आ गए। पटना आए तो यहाँ हमारे रिलेटिव ही लगेंगे दूर के, उनका सिक्योरिटी का एजेंसी था और थोड़ा बहुत और धंधा, छोटा मोटा धंधा था। तो उनके यहाँ ड्राइवर का एक पोस्ट था, मारुति 800 उनकी गाड़ी थी, उस पर हम एज ए ड्राइवर 3500 रुपये में हम ज्वाइन कर लिए, 3500 रुपये में। और 1 साल हम उनके साथ काम किए। उस 1 साल में मतलब हम बेवकूफ़ बन के रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब, अगर आपको किसी से कुछ सीखना है
किसी से आपको ज्ञान लेना होगा तो आप उस सामने वाले के सामने ज्ञानी मत बनिए, आप शिष्य की तरह रहिए। आप उनको बताइए मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, तो सामने वाला आपको हर चीज़ बताएगा। जो क्वेरी आपका रहेगा ना उसको वो सॉल्व कर, अब उसके बारे में आपको बताएगा। तो हम ऐसे बैठते थे जब भी ट्रेवल में रहते थे तो कुछ कुछ नया यूनिक चीज़ टॉपिक पे चर्चा करते थे, पूछ लेते थे, लज्जा शर्म नहीं आता था। मतलब वो भी कभी कभी इरिटेट हो जाते थे, बोर हो जाते थे, तो मतलब नॉलेज गेन करना वहाँ से हम शुरू किए। और 1 साल काम करने के बाद हमको लगा जो इस 3500 में कुछ नहीं होने जाने वाला है, क्योंकि वाइफ लोग को भी हम पटना शिफ्ट कर लिए थे। ये 2000 ये 11 की बात है। तो फिर हमको लगा एक हमारे पटना मीठापुर है, मीठापुर सब्जी मंडी जो है वहाँ पे एक कृष्णा इलेक्ट्रिक है। तो उनके पास हम जाते आते थे, जिनके यहाँ गाड़ी चलाते थे उनका इलेक्ट्रिकल का कोई सामान वगैरह लाना होता था, तो एक थोड़ा सा एक संबंध बन गया था। भैया भैया बोलते थे, वो भी भाई भाई बोलता था। तो उनको एक दिन हम उनके यहाँ बैठे हुए थे, हम देखे जो बिजली मिस्त्री सब जो आता है ना, वो आता है और उसको वो बोलते थे जाओ फलाना आदमी के यहाँ 2 पंखा टांग देना, एक गीज़र लगा देना, मतलब अलग अलग टास्क उसको असाइन होता था। उनको लगा जो उस पूछे भैया इनको कितना मिलता है एक पंखा टांगने का, तो बोले 100 रुपये कम से कम एक पंखा का, जाके टांग देगा 100 रुपये लेगा। बोले भैया हमको सिखवा दीजिएगा काम। ऐसी चर्चा हो रहा था ज़िंदगी का बहुत सारा प्रॉब्लम, मेरा भी, वो अपने प्रॉब्लम के बारे में भी, वो अपनी सफलता के बारे में भी। तो हमको लगा भैया हमको भी सिखा दीजिए। और हम आगे पीछे देखे भी ना, हम ड्राइवर का जॉब छोड़ दिए और हम उनके यहाँ जाके बैठने लगे। और वो क्या किए ना, जितना उनके कांटेक्ट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिक था उनमें से 2-3 लोगों को कॉल लगाए और बोले एक लड़का है उसको आपको सिखाना है। हम 2-2.5 महीने तक 3 महीने तक लगभग हम हेल्पर के रूप में अलग अलग मिस्त्री के साथ में काम किए। वहाँ से हमको मतलब हमारे अंदर बचपन से ही सीखने का ये रहा है, हम किसी भी चीज़ को जो बहुत ज़्यादा हम लर्न करते हैं, तो वहाँ हम बहुत जल्दी सीख लिए। उसके बाद फिर कॉल लोगों का आता था, जाके विजिट करते थे, वहाँ हर दिन में 600 700 500 रुपये कमा ही लेते थे। थोड़ा मन लगने लगा। अब लोगों के यहाँ जाने आने से क्या हुआ ना, मतलब एक रिलेशन बनना शुरू हो गया। मतलब आपके यहाँ आए, आपसे अच्छा बिहेवियर हो गया, एक अलग रिलेशन बना, आपको लगा नहीं लड़का अच्छा है, हम इनके लिए कुछ सोचे, तो वहाँ से धीरे धीरे लिंक बनना शुरू हुआ और बहुत सारे कॉल आने लगा हमको, लोग एक दूसरे को रिकमेंड करने लगा। फिर एक आध हेल्पर भी साथ में रख लिए जो हमारे साथ में रहेगा, प्लास पेचकस पकड़ेगा। जब ये हो गया तो थोड़ा हमको लगता है लगभग 8 महीना 9 महीना हम ये किए होंगे। उसके बाद हमको एक आदमी के यहाँ से ये मिला जो आपको हम काम लगवाते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन का काम था। तो वो मज़दूर सप्लाई करता था, मिस्त्री सप्लाई करता था बिल्डिंग में जो उसके बाद कोई इलेक्ट्रिकल वाला है तो उसका मतलब पेटी कॉन्ट्रैक्ट वो ले लेता था काम करवाने का। तो हमको ऑफ़र दिए जो हम आपको ये करवा देंगे, मतलब आपको बड़ा साइट दिलवा देंगे। तो हमको लगा कि नहीं, बड़ा साइट में अलग बात होगा, बड़ा कमाई भी होगा, तो हम उसको डन कर दिए। ये 2000 ये हमको लगता है 12 का बात है, लगभग 12 के आसपास का है। तो वहाँ हम गए, वास्तु विहार का एक साइट है मठियापुर, ये आपको बेला वाला रोड में है, दानापुर बेला रोड में। तो वहाँ हमको पहला उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसमें मेरा काम था दीवार काट के उसमें ये लगवाना, पाइप लगवाना, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप का था वो। तो हमारा काम था, हम कटर मशीन होता है, उस कटर मशीन से दीवार को काटते थे, जो इंजीनियर का लेआउट बना हुआ था उस लेआउट के हिसाब से। और जो हमारा हेल्पर होता था उसका काम होता था छेनी हथौड़ी से उस जो काटे हैं उसके बीच का जो ये है ना ईंट और पत्थर वगैरह उसको निकालना, और फिर हम उसमें पाइप सेट करते थे। तो यही सब चल रहा था। हमको लगता है 3-4 महीना 3 महीना करीब चला होगा। उसके बाद वहाँ भी हमको लोगों से रिलेशन बनने लगा। तो वही एक साइट इंचार्ज थे, वो हमको बोले जो आप अगर डायरेक्ट कीजिएगा तो हम डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि आप मेहनत भी करते हैं, बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। जो ठेकेदार होते हैं वो गैप रखते हैं, अच्छा खासा गैप रखते हैं। तो वहाँ से हमको लगा कि नहीं, हम डायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपने बारे में सोचने का अधिकार है। ये एक मिथ्या है जो लोग कहता है कि नहीं, ये अगर काम कर रहे हैं तो सामने वाला आपको काम लगाया है तो ठीक है, लगाया है, उसका फ़ायदा है इसीलिए लगाया है। अब मेरा किस में फ़ायदा है, हमको हमारे बारे में सोचना है।
ठीक है, ये इसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है। हम डायरेक्ट बात किए और हम वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिए। उसके बाद अपना एक बड़ा टीम धीरे धीरे बन गया और एक समय आया जो वास्तु विहार का 5 प्रोजेक्ट मेरे पास पूरे पटना में था और 5 प्रोजेक्ट पे मेरा काम चल रहा था। मठियापुर, आसूपुर, बेला, बहुत सारे जगह पे काम करने में मज़ा आने लगा। फिर 2015 जाते जाते वो फिर चूल मचने लगा अंदर से, नहीं इससे बड़ा करना है, कुछ और करना। उस समय स्टार्टअप जो है सो पनप रहा था इंडिया में, पेटीएम आया था, वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, उसमें यूट्यूब देखते थे या कोई वीडियोस देखते थे, उसमें देख के लगता था जो नहीं मतलब कुछ अलग हो रहा है, कुछ यूनिक हो रहा है, हमको भी करना चाहिए। तो मेरे मन में आया क्यों ना हम सब्जी का धंधा करें। लोग ऑर्डर करेंगे, हम उनको घर घर जाके डिलीवरी कर देंगे, पहुंचा देंगे घर घर जाके। तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम बंद किए, कुछ पम्पलेट छपवाए थे, तो कुछ पैसा कमा लिए थे। कुछ पम्पलेट छपवाए और शुरू हो गए काम करने के लिए। लेकिन सब्जी खरीद के ले आते थे, ऑर्डर ही नहीं आता था। मतलब समझिए जो कोई भी आइटम सब्जी का जो होता है ना, वो कच्चा सौदा होता है, हाँ वो ख़राब होने का उसका रहता है। तो थोड़ा थोड़ा लाते थे, जो जहाँ जहाँ से ऑर्डर आएगा वहाँ जाके डिलीवरी दे देंगे। तो बहुत कम ऑर्डर आता था, दिन में 2-3। तो हमको क्या लगता, शाम में जब वो ख़राब होने लगता था ना, तो गर्दनी बाग रोड नंबर 1 है, वहाँ जाके हम खुद से बैठते थे और एक बोरा बिछा के सारे सब्जी को जिस रेट में लाते थे उसी रेट में बेच देते थे। 2.5-3 महीना चला होगा, फिर लगा नहीं ये नहीं होने वाला है हमसे। मतलब बहुत सारी कमियां रही जो हम नहीं एनालिसिस कर पाए। लेकिन समझ में ये आने लगा था जो सब्जी सब आज भी लोग मोल भाव करके ख़रीदते हैं और जाके देख के ताज़ा खरीदना पसंद करते हैं। तो फिर वहाँ हम उसको ड्रॉप कर दिए, वहाँ हम फेल हो गए। तब तक हम जब कंस्ट्रक्शन लाइन में थे तो हम एक कार खरीद लिए थे, वापस हम सहरसा चले गए और वहाँ से शुरू हुआ आर्यागो 2016 में। और जब आर्यागो शुरू किए ना, तो उसमें बहुत सारा चैलेंज आया। ऐसा बात नहीं था वो मेरे लिए ये था, मतलब बहुत आसानी से हम उसको कर लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो आदमी हमको देखा था अपने गांव में, अपने समाज में 10 साल पहले, ये तो अपने दादाजी के पीछे पीछे भैंस लेके जाता था, ये तो जो है सो इसकी दादी गोबर उठाती है, इसकी माँ गोबर उठाती है, और ये कार लेके गांव आ गया है। मतलब समझ रहा है ना, मतलब माइंड में एक अलग परसेप्शन इमेज बिल्ड कर लेगा। अरे पक्का ये कहीं बड़ा डकैती किया होगा, बड़ा मतलब कुछ ना कुछ धांधली किया होगा तब कार खरीदा होगा। मतलब ये परसेप्शन लोगों के मन में आज भी होता है। जब आप अचानक 5 साल 4 साल कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा आपको अचीवमेंट मिल गया, तब अगर गांव की तरफ आप मूव करेंगे तो लोग आपका स्टेटस देख के पक्का ही कुछ न कुछ गलत कर रहा है। तो ये सब चीज़ होना शुरू हो चुका था, कहीं कहीं से कुछ कुछ चीज़ भी निकल के आता था। लेकिन मेरा शुरू से क्या रहा है ना, जो हम हमेशा लोगों की बात को नज़रअंदाज करते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों का परसेप्शन क्या है, लोगों को हम सफाई नहीं देते हैं। आपका ये परसेप्शन, ये आपका थिंकिंग है। आपके दिमाग जहाँ तक दौड़ेगा आप वहीं तक सोचेंगे। हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पहलू होता है, और आप अगर आदी है नेगेटिव पहलू पे ही फोकस करने का, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो हम वहाँ से स्टार्ट किए 2016 में। उस समय हमारे पास जो है सो बस एक हम जो गाड़ी लेके गए थे वो मेरी अपनी गाड़ी थी, और फेसबुक पे प्रमोशन शुरू किए, पोस्टर छपवाए, होर्डिंग लगवाए अलग अलग जगह पे। तो धीरे धीरे ऑर्डर आने लगा, मतलब लोग बुक करने लगे, बहुत कम प्राइस में था। तो गाड़ी वाले के पास जब जाते थे तो गाड़ी वाला कहता था हम आपके जैसे बेवकूफ़ थोड़ी है जो 10 लाख का गाड़ी हम 250 रुपये में 200 रुपये में लोगों को देंगे, खड़ा रह जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन नहीं देंगे। क्योंकि उस समय वो परसेप्शन था वहाँ, जो हम गाड़ी अगर मेरी जाएगी ना तो 1000-1200 रुपये और प्लस तेल दीजिए। तो लेकिन यहाँ 1000-1200 तो नहीं मिल रहा था, यहाँ 200-250 का टिकट साइज़ था, 300 का टिकट साइज़ था। तो समझाते थे उसको, देखिए 1000 रुपये कमाने के लिए, 1200 रुपये कमाने के लिए वो आदमी आपके पास आएंगे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा, तो क्योंकि मार्केट साइज बहुत छोटा है उसका। और अगर आप उसको 250-300 रुपये पर शिफ्ट कर देंगे तो भर दिन में 4-5-6 लोगों को भी सर्व करके आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो लोग को समझने में थोड़ा सा लेट लगा। फिर एक हमारे भैया थे, उनसे वो हमको हेल्प किए, वो अपना नैनो दिए, कहीं से सेंट्रो अरेंज किए, सेकेंड हैंड था उसको खरीदे थे, फिर बाद में उसको ही लौटा दिए। तो इसी तरह धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ, और 2021 में उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा और लीडिंग ब्रांड बना। एक स्टोरी है इन सारी चीज़ों के बीच, जो मुझे एक चीज़ कंसिस्टेंट नज़र आती रही आप में, कि आपका माइंडसेट ऐसे कैसे था कि जब भी आपने एक चीज़ को छोड़ दिया तो दूसरे पे बहुत इजीली आपने एक्सेप्ट कर लिया या स्विच कर गए। क्योंकि
मोस्टली मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस, कि लोगों का जब कोई एक बिजनेस नीचे भी जाता है ना तो स्विच नहीं कर पाते, उनको लगता है नहीं इसको लेकर वो नीचे जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो उसके वो थामे बैठते हैं। आपका माइंडसेट क्या था उस समय जब आप इतना स्विच कर रहे थे? देखिए, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, मतलब धंधा करने की आप सोच रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप जैसा सोचेंगे एग्जीक्यूट भी ऐसा ही होगा। हो सकता है आपको असफलता मिलेगी या बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। उसमें आपके दिमाग पे और आपके अंदर जो छुपा हुआ ऊर्जा है, उस पे निर्भर करता है जो आप किस चीज़ को सोचते हैं। आप आपके मन में क्या आता है, गिव अप करना, फिर से ट्राई करना, गिव अप करना या ट्राई करना। आपका लक्ष्य क्या है? सिर्फ मेरा लक्ष्य सिर्फ सब्जी बेचना नहीं था जो हम छोड़ दिए, नहीं चला तो हम बंद कर देते, मेरा ख़त्म हो जाता। मेरा लक्ष्य था जो हमको कुछ बड़ा बनाना है, ठीक है ना। वो ज़रूरी नहीं है हम सब्जी बेच के ही बनाएंगे। हम हो सकता है उस सेक्टर में हमको किक नहीं मिला हो, मज़ा नहीं आया हो सकता है उस सेक्टर का हमको डीप नॉलेज नहीं था। हम टैक्सी उद्योग में अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाए क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी यही रहा। हमारे बाबूजी भी गाड़ी ही चलाते थे, तो हमको बहुत करीब से हम एक ड्राइवर की लाइफ को देखे थे, ज़िंदगी को देखे थे। तो हमको लगा था जो हम ड्राइवर की ज़िंदगी को भी देखें और एज ए ड्राइवर कस्टमर जो लोग चढ़ते हैं गाड़ी पे, जो ट्रेवल करते हैं, उनको भी बहुत करीब से देखें, जो उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है। तो इसलिए हमको कभी गिव अप करने का तो मेरे माइंड में कभी आया नहीं। और हाँ, अगर असफलता मिली है, फिर से ट्राई किए हैं, भले ही हमारा सेक्टर चेंज हो गया हो, भले ही काम करने का तरीका हम चेंज किए हो, लेकिन ट्राई करना हम कभी नहीं छोड़े। क्या लेके आए थे? देखिए, हमेशा कहते हैं हम, जो एक गरीब का भी बच्चा होता है ना, वो धन लेके पैदा नहीं होता है, ये तो पता है ना, गरीब ही वो पैदा होता है। तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता है। वो ऐसा नहीं है जो उनका बाबूजी का जीवन भर का कमाई मेरे एजुकेशन पे खर्च हो चुका था, मेरे पालन पोषण पे खर्च हो चुका था, बहुत बड़ा इनकम नहीं था। मतलब एक लोअर क्लास में जैसे लोगों को पढ़ाई शिक्षा मिलता है, वैसे मुझे भी मिला है। कोई बहुत बड़ा हमारा नहीं है ज़मीन बेच के हमको बाबूजी पढ़ाए या कर्ज लेके पढ़ाए। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। लेकिन जो आदमी अपने बच्चे को बनाने में ताउम्र जो उनका इनकम होता है वो लगा देते हैं, वो अगर फेल्यूर होते तो बहुत चीज़ उसको इफ़ेक्ट पड़ता है, दिमाग में असर पड़ता है, जो नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में सेट हम क्या लेके आए थे, बनाएंगे तो अपना बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, जहाँ थे वहीं चले जाएंगे। तो बहुत बड़ा ये नहीं है। आज भी जहाँ हमको बोलिएगा सोने के लिए वहाँ सो जाएंगे, जहाँ बोलिएगा बैठने के लिए वहाँ बैठ जाएंगे। मीन्स मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपका जो अप्रोच था वो हमेशा ऐसा था कि ठीक है, ये नहीं भी हुआ, आगे मैं कर लूँगा, ऐसे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अप्रोच। दूसरा चीज़ है ना, क्या ना, हम अगर आपके पास समय बिता रहे हैं या आपसे 10 मिनट बात कर रहे हैं ना, हम कोशिश करते हैं आपको सुनने का। हम आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हर आदमी के अंदर दो चीज़ होता है, कुछ नेगेटिविटी, कुछ पॉजिटिविटी। तो ये आप पे निर्भर करता है आप उससे क्या निकाल रहे हैं। उनकी अच्छाइयों से कुछ सीख रहे हैं या उनकी जो नकारात्मक विचार है उससे कुछ आप नकारात्मक ऊर्जा अंदर में ले रहे हैं। तो वो आपके सोच पे, आपके विवेक पे निर्भर करता है। तो हम जब भी किसी के पास बैठते हैं ना, मेरे अंदर भी 100 कमियां होगी, हो सकता है हमको वो कमी नहीं दिख रही होगी, लोगों को दिख रही होगी, लेकिन हम जो है सो हमेशा अपने पॉजिटिविटी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे जब नज़र में आएगा तो हाँ, सुनते हैं लोगों से, लोग जो अगर कुछ सजेस्ट करते हैं सुनते हैं, उसको इन्हेंस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा हम दूसरों में उनकी अच्छाइयों को ढूंढते हैं, उनकी कमियों को नहीं। आपके बचपन के साथ एक स्टोरी है कि इसको ऐसे रखते हैं कि अभी आपकी कंपनी का वैल्यूएशन है 4 करोड़। अगर किसी को आपके कंपनी का 1% भी हिस्से को पार्टनर बनना है ना, तो उसको 4 लाख रुपए देने होंगे, राइट, मिनिमम। क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यूएशन बढ़ी है अभी। अब नहीं, अब तो ख़त्म हो गया, तो 4 करोड़ वाला वैल्यू ख़त्म हो गया। अब तो और नेक्स्ट राउंड में हम लोग जा रहे हैं, लगभग 100 करोड़ की वैल्यू पे। वही मैं कह रहा था कि तो शायद ये 2000 मुझे लगता है 22 में इसको स्टार्ट किए थे। हाँ, मैं जो स्टोरी कह रहा हूँ वो शायद 2008-9 की है, जब आपकी मम्मी को एक 300 की साइकिल खरीदने के लिए 3 लोगों से उधार लेना पड़ा था। एक्चुअली क्या था ना, जो हमारा घर जो है ना, सो गांव से बहुत दूर हटके है। मतलब लास्ट में नहीं होता, जनसंख्या बढ़ जाता है तो लोग धीरे धीरे साइड होने लगते हैं। तो हमारा गांव बहुत बड़ा है, 3 पंचायत का है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वहाँ का। तो हमारा जो स्कूल था ना, हाई स्कूल, वो बहुत दूर था, मेरे घर से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ठंड में तो ठीक है, लोग किसी तरह निकल लेगा, लेकिन धूप में जाना और आना पैदल ये बहुत टफ था। तो हम माँ को बोले थे तो हमको एक साइकिल खरीद दीजिए। 8वीं कक्षा में प्रवेश कर गए थे और
तो नया साइकिल खरीदने का हैसियत नहीं था, जो फैक्ट है। तो वो होता है ना, साइकिल पे गांव घर में वो मोटा लेके साड़ी कपड़ा लोग बेचता था, आता था। तो उसी में हमारे नानी गांव का एक आदमी आते थे वो साइकिल पे सामान बेचने के लिए। तो उनका मोटैया हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में। तो माँ उसको उनको ही माँ एक दिन बोली, जो कोई अगर सेकंड हैंड साइकिल अगर बेचेंगे तो हमको बताइएगा, ख़रीदना है। तो उसी के पास एक साइकिल था जो पहले से वो 2-3 जगह उसका फ्रेम में वेल्डिंग किया हुआ था। तो चूंकि वो हैवी वजन लेके जाता था तो वो अपना नया साइकिल खरीद लिया और वो घर में पड़ा रहा। तो उसी से माँ साइकिल खरीदी थी 300 रुपये में। तो वास्तव में लोगों से ही पैसा लेना पड़ा था, माँ के पास में उतना था नहीं उस समय, क्योंकि पापा का 100 रुपये 90 रुपये पर डे का उस समय दिहाड़ी था। बस 90 रुपये, पूरी फैमिली। हाँ, उसी 90 रुपये में पूरा परिवार चलता था, समझ सकते हैं। क्योंकि अभी भी छोटे शहरों में ड्राइवर का सैलरी कुछ नहीं है, आज भी 7-8 हज़ार रुपये में ड्राइवर काम कर रहा है। जबकि 2008 की बात हम कह रहे हैं, 7-8 की 6 की बात है, ये 6-7 की बात है। उस समय, अगर आप ऑफेंड नहीं हो तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ, उस समय आपकी फैमिली का कंडीशन कैसा था और आपका माइंडसेट क्या रहता था उस समय? उस समय बहुत कुछ नहीं सोचते थे, क्योंकि सोचने का उस समय ये नहीं था, एज कम, बहुत कम एज था। दूसरा चीज़ था जो सेट था माइंड में, जो कि क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, कहीं जाके मजदूरी करेंगे या किसी प्राइवेट कंपनी में छोटा सा एम्प्लॉय के रूप में काम करेंगे। कोई बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था। पापा के मन में था जो ये जाएँ सेना में जाएँ, बिहार पुलिस में जाएँ, हाइट अच्छी है, मतलब हाइट मेरा बढ़ ही रहा था। तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे मन में शादी होने के बाद मुझे पता चला जिम्मेदारी क्या होती है। तब तक एकदम समझिए नादान बच्चा थे, और उसको गांव घर के भाषा में समझिए तो एक तरह से बेरोजगार, कुछ नहीं करने वाला, मतलब फालतू बच्चा जिसको बोलते हैं, वही फालतू बच्चा के रूप में। ये तो आपका बड़प्पन है, अभी आप बोल दे रहे हैं ऐसे, बट ठीक है। और लेट्स से कि कोई बच्चा अभी आपको सुन रहा है, वो ऐसे ही किसी छोटे गांव में है, ठीक है, उसको दिल में है, उसको बहुत कुछ करना है, बट लेट्स से कि वो फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर उसको कोई गाइड नहीं करने वाला है, आप उसको क्या बोलेंगे? देखिए, एक तो ये चीज़ तो सत्य है, जो फाइनेंशियल गाइड, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल में आप एडमिट रहेंगे, तो आपके जितने सगा संबंधी हैं उसमें से 10 को कॉल लगाइएगा तो 5 आपको हेल्प कर देगा। लेकिन आप किसी को व्यापार करने के लिए या आगे उन्नति करने के लिए किसी से पैसा मांगिएगा तो रहेगा भी तो नहीं देगा। ये 100% फैक्ट है, इस चीज़ को समझिए। वो आपको नहीं देगा, क्योंकि लगता है उनको जो ये हो सकता है असफल हो जाएगा तो कहाँ से रिटर्न करेगा, क्योंकि उनको लगता है ये कंफर्ट में पैसा नहीं जा रहा है, रिस्की है। तो लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, और बहुत ज़रूरी नहीं है जो लोगों के पास ज़मीन है बेच के करेगा। तो हमारा मानना है जो आप ज़रूरी नहीं है जो आप पहला स्टेप धंधा बनाने के लिए उठाइए, कहीं जाके लर्न कीजिए, कहीं जाके इंटर्न कीजिए, कहीं जाके नौकरी स्टार्ट कीजिए, 6 महीना साल भर काम कीजिए, छोटा सा अमाउंट बनाइए। जैसे माँ बाप जो है सो बचपन से पाल पोस के बड़ा किए हैं, उनसे और टाइम लीजिए, बोलिए 3 साल और हमको खिलाइए, 3 साल और मेरी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, और आप उस 3 साल तक जाके सीखिए, और आप जो कमा रहे हैं ना उसको सेविंग कीजिए। छोटा सा भी धन अगर आपके पास जुट जाता है, वहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ईजी होता है उठना। और ये भी ज़रूरी नहीं जो आप आएँ और बड़े आकार में स्टार्ट करें, छोटे आकार में स्टार्ट करें। हम भी जब स्टार्ट किए थे तो बहुत छोटे आकार में ही, मतलब 1 गाड़ी से स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे 2 गाड़ी हुआ, 3। टाइम लगता है, बिना समय का कुछ नहीं होता है। और ये मोटिव हम हमेशा कहते हैं, ये मोटिव नहीं होना चाहिए जो हम अगर स्टार्टअप करने आए हैं तो हम यूनिकॉर्न ही बनाएंगे, बहुत बड़ा बना लेंगे, पेटीएम टाइप का बना लेंगे, जोमेटो टाइप का बना लेंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं है जो हम वही बना पाएँ। लेकिन अगर हम 25, 50, 100 करोड़ का भी बना लेते हैं, अगर बना लेते हैं ना, तो अब समझिए जो मेरी ज़िंदगी कहाँ थी और कहाँ पहुँचेगी। तो लक्ष्य ये बहुत बड़ा नहीं है, मेरा लक्ष्य है, मेरा 100, 50, 200 करोड़ का भी अगर धंधा बना लेंगे तो मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। और जिस दिन 100, 200 करोड़ की धंधा बना लेंगे, उस दिन और क्या बना सकते हैं वो ऊपर वाले जानते हैं। आपके कन्वर्सेशन से मैंने एक चीज़ सीखी, वो है इंटरनेट का यूज़। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने इंटरनेट का बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली यूज किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जैसे देखिए, जनरली क्या होता है ना, आजकल के डेट में सोशल मीडिया पे लोग कमेंट लिखने में रहते हैं, जो ये सरकार ऐसे करेगी, ये सरकार गद्दार है, ये सरकार चोर है। आप सरकार को कोस के अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप उसी इंटरनेट से आप बहुत सारी जानकारी लीजिए, बहुत सारा जानकारी उससे लीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, आबादी बहुत बड़ा है हमारे देश का, फैक्ट है।
हर पढ़े लिखे युवा को नौकरी सरकार नहीं दे सकती है, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो अगर नौकरी नहीं दे सकती है तो आपके पास क्या है? बहुत बड़ा बाजार है, भारत बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ आप छोटा छोटा चीज़, यहाँ आप, हम लिखे थे 4-5 दिन पहले ही फेसबुक पे, जो यहाँ गोबर से लेके हीरे जवाहरात तक बिक सकता है। ठीक है, आपको बेचने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। यहाँ क्या होता है, आप बेचने के लिए उतरिए, 10 दिन ऑर्डर नहीं आया, महीना दिन ऑर्डर नहीं आया, 3 महीना ऑर्डर नहीं आया, जैसे हम गिव अप कर दिए वैसे लोग गिव अप कर देते हैं। हो सकता है वो मेरी गलती थी, हम गिव अप नहीं करना चाहिए था हमको, हो सकता है इससे बड़ा धंधा हम उसमें बना लेते। लेकिन वहाँ अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो छोटा धंधा ही बना के आप 5 लोगों को अगर रोजगार दे दिए ना, तो आप एक सरकारी नौकरी से ज़्यादा अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। साथ साथ वो 5 लोग जो बेरोजगार थे वो आपके कारण रोजगार उसको मिल गया। तो छोटा छोटा उद्योग लगाना होगा। एक किराना दुकान अगर अच्छा चलता है और वहाँ 4-5 लोगों को काम मिलता है तो वो भी उद्यमी है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, और वो एक सरकारी नौकरी से अच्छा इनकम कर रहे हैं। और उसके लिए क्या है, उस खुली आसमान है, उसको जितना मर्जी होगा उतना बड़ा धंधा को कर सकता है, जितना उसको स्कोप दिखते जाएगा वो बड़ा होते जाएगा। लेकिन जब आप नौकरी में जाते हैं ना तो आपका स्कोप खत्म हो जाता है। आप वही 9 to 6 PM और आप अपने लाइफ को, अपनी प्रतिभा को किसी को बेच दिए। तो ये जरूरी नहीं है सारे लोगों ये उद्यमी ही बन जाएंगे, लेकिन भारत में हर 100 आदमी में 10 युवा को एंटरप्रेन्योर बनना होगा, तभी यहाँ से बेरोजगारी मिटेगी और यहाँ का इकोनॉमिकल स्थिति बहुत बड़ा इकोनॉमी बनेगा। क्योंकि अभी भी बहुत चीज़ हम आयात कर रहे हैं, हर ज़रूरतमंद सामान में, मतलब आप 100 सामान अगर दिख जाएगा ना उसमें 90-95 सामान आयात होता है। छोटा छोटा ही बनना शुरू होगा, छोटा छोटा आकार में ही, तो हो सकता है बहुत सारा चीज़ हम यही बना लें। यहाँ बनाने में जो हमारा रिसोर्सेज यूज होगा वो यहीं का होगा। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जो इस तरह से काम कर रहा है, जो 10 स्टार्टअप को एक साथ कनेक्ट करके काम कर रहा है, एक साथ कनेक्ट करके काम कर रहा है। सपोज दैट हम अगर सत्तू बना रहे हैं, एग्जाम्पल पैकिंग करके, जैसे सचिन भैया सत्तूज बनाते हैं, तो वो कहीं से रैप खरीदते हैं, कहीं से पैकिंग करवाते हैं, कहीं से प्रिंट करवाते हैं, मतलब 3 लोगों का तो मिल गया ना, वहाँ बन गया ना 3 लोग, इकोसिस्टम बन गया। तो वो अगर यहाँ कुछ बनेगा ना तो बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा होगा और इसी से देश बढ़ेगा। देश, आप अगर ये कह रहे हैं ना जो अगली सरकार आएगी और सब कुछ बदल जाएगा, ये आप अपने आप को वहम में रख रहा है। आप अपने आप को क्या कहते हैं उसको, मतलब आप निकम्मा है, हम सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, आप निकम्मा है, इसीलिए आप दूसरे पे थोप रहे हैं सरकार आएगी तो ही मैं बड़ा बन सकता हूँ, तो ही मेरा कुछ हो सकता है। नहीं, सरकार सिर्फ आएगी तो आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना सकती है, थोड़ा इजी कर सकती है आपकी ज़िंदगी को, आपके लाइफ को और आपकी जर्नी को थोड़ा आसान बना सकता है। लेकिन वो आप घर में आपके नहीं पहुंचा देगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा। जब तक आप घर से नहीं निकलिएगा तब तक आप कहीं नहीं पहुंचिएगा। तब तक खिड़की से बैठ के लोगों का जर्नी देखते रहिए। किसी का चलना अगर अच्छा लग रहा है तो उस पर मुस्कान निकालिए, और किसी का चलना अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका आलोचना कीजिए। बस यही 2 काम कर सकते हैं। अभी आपने जस्ट ये सरकार वाली, गवर्नमेंट वाली चीज़ को इंडिकेट किया। ये मैंने भी बचपन से थोड़ा बहुत सुना है कि लोग जब 3 लोग बैठ जाते हैं तो होता है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। बट ये मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि लोग गवर्नमेंट के क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि जब गवर्नमेंट काम करती है वो इतने वाइड स्पेक्ट्रम पे काम कर रही होती है कि वो हर सिंगल इंसान को जाके कभी भी नहीं बोल सकती कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी। हाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है जिसका आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके ही मुंह से सुना कि गवर्नमेंट 10 या 12 लाख रुपए हर स्टार्टअप को दे रही है। मुझे नहीं लगता कि 80% लोगों को भी ये पता होगा। पता भी है। देखिए, गवर्नमेंट जो स्टार्टअप के लिए पैसा दे रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर एज ए युवा उद्यमी हमको पूछिएगा ना, तो जो आइडिया वैलिडेट करने में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं आता है। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, उसको वैलिडेट करना है, 10 लाख रुपये सफिशिएंट है, उसमें आप वैलिडेट कर लीजिए। और अगर आप वैलिडेट कर लेंगे तो आप फंड भी बाहर से ले आएंगे। तो जो स्टार्टिंग का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको सरकार दे रही है। अब हम हर चीज़ ज़रूरी नहीं है ना, हम क्या बोले, हर आदमी में अच्छाई और बुराई होती है, कमियां और अच्छाई। तो सरकार में क्यों नहीं होगी? वो भी तो एक आदमी ही चला रहा है ना, उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां होगी, लूप हॉल होगी और बहुत सारी पॉजिटिविटी है। तो ये आप पे निर्भर करता है जो सरकार की किन अच्छाइयों को आप पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं।
मतलब कमियां तो है, वो सब में है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सरकार के अंदर में भी है, लेकिन हम उस कमी को नहीं ढूंढ के उनकी अच्छाई को ढूंढे और निकले। अब हम हमारे पास टाइम है, हम रात में कमेंट कर रहे हैं किसी फेसबुक के किसी टॉपिक पे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, या वो आजकल चल रहा है हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना जो भी चल रहा है, मतलब उन सब चीज़ों पे जो हम प्रतिक्रिया देने में अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं ना, उससे अच्छा मुझे लर्न करना चाहिए, मार्केट को लर्न करना चाहिए। जो बाजार को पढ़ेगा वही उद्यमी बनेगा, जो बाजार में जो कस्टमर है उसको पढ़ेगा वही विनर बनेगा। एक मेरा क्वेश्चन, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब प्रियंका गुप्ता यहाँ आई थी तो उसने आपकी बहुत तारीफ़ करी थी, उसने ऑफ कैमरा भी मुझे आपके बारे में काफ़ी बार बोला, और उसने ये बोला कि उसके बिज़नेस को सेटअप करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और आप मार्केट बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। तो मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये चीज़ें कहीं ना कहीं से बाहर से आ जाती है कि बिहार का जो मार्केट है वो फ्रेंडली नहीं है किसी स्टार्टअप के लिए, पहला। दूसरा ये चीज़ कि अगर किसी इंसान को इस मार्केट में आना है उसको कौन सी चीज़ों को ध्यान रख के आना चाहिए, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, 2 चीज़ है, लोग कहते हैं ना फ्रेंडली नहीं है, उसका रीज़न क्या है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक कहावत है, बाड़ी का पटुआ तीत लगता है, मतलब हम लोगों के यहाँ मैथिली में कहावत है, अपन बाड़ी के पटुआ तीत होइ छै। कहने का मतलब ये है, जो अगर आप अपने आसपास के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर कितनों भी प्रतिभा है तो उसको खुशी नहीं होगा। एग्जाम्पल आप मान के चलिए, आप हमारा गांव बनगांव है, और हमारे गांव के लोग जब हमें शहर में मिलते हैं तो अरे हाँ हम दोनों एक शहर से हैं, वहाँ बात हो जाती है, उनको अच्छा लगता है। फिर एक शहर के लोग अगर पटना में आके मिलते हैं तो अरे दोनों एक ही शहर से हैं, खुशी मिलता है। और जब शहर के लोग दिल्ली जाके मिलते हैं, राज्य के लोग, तो वहाँ जाके एकजुट हो जाते हैं, नहीं हम लोग बिहारी हैं। यहाँ जब आप आपस में साथ में रहेंगे ना तो वो फील नहीं आता है अपना वाला, जो बाहर जाके मिलता है। तो बाहरी कंपनी को क्या है ना, जल्दी हाइक मिलता है, क्योंकि वहाँ इमोशनल टच नहीं है, मतलब वहाँ लोग उसके साथ कनेक्ट नहीं था पहले से। तो यहाँ आपका जो मार्केट है ना, यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों के तरह ही सोच के यहाँ धंधा करना पड़ेगा। यहाँ के ईगो हर आदमी के अंदर में है, समझिए इस चीज़ को। इसके लिए समझिए, चाहे वो रोड पे सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो रिक्शा चला रहे हो, चाहे वो साइकिल से चल रहे हो, चाहे वो BMW से चल रहे हो, ईगो हर आदमी के अंदर में है। तो हमें धंधा तभी करना होगा जब हम उसके ईगो को हर्ट नहीं करें। मतलब हम, एक होता है जो अगर हमको कोई चीज़ डिलीवरी कर रहे हैं, सामान दे रहे हैं, उसको पसंद नहीं आया तो वो हमको 4 बात सुना दिया। तो आपके अंदर सुनने की क्षमता होना चाहिए इस मार्केट में आने, बिल्कुल सुनने की क्षमता ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज भी हम सुनाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं ना कि सुनने पे। हमारा जो बिहार का जो मार्केट है, या यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं वो ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हैं, ऑन कैमरा हम बोलते हैं। वो आपको वो लोग भी ज्ञान देंगे जो कभी प्रयास ही नहीं किया, वो कभी घर के चौखट से बाहर ही नहीं निकला, वो भी आपको ज्ञान देंगे। तो आपके अंदर ये कला होना चाहिए जो आप लोगों के बातों को सुने, वो जो ज्ञान दे रहा है उसको सुने, क्रॉस नहीं करे, हाँ भैया आप ठीक बोल रहे हैं। अमल आपको किन चीज़ पे करना है ये आपके विवेक पे निर्भर करेगा। तो अगर लोग यहाँ के लोगों को, एक उद्यमी अगर यहाँ के लोगों को सुनना शुरू कर दे, प्रतिक्रिया ना दे, तो वो धंधा बना सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, यहाँ लोग यही नहीं कर पाते। सबसे बड़ा चैलेंज है, यहाँ लोग यही नहीं कर पाते। कई बार हम लोगों को भी अंदर से होता है नहीं, इनको जवाब दे दें ये, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑफ रिकॉर्ड, मतलब बैक एंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो लोगों को पता नहीं, वो मुझे पता है। लेकिन हमको लगता है कि एक कस्टमर को हम पटना से पूर्णिया छोड़ने के लिए एक गाड़ी के साथ कनेक्ट किए, और संजोग से उस ड्राइवर का किसी कारणवश से कैंसिल हो गया, तबीयत खराब हो गया, टायर फट गया, पुलिस केस हो गया, कुछ भी हो गया, कैंसिल हो गया, तो अगले कस्टमर को हम राइड कंफर्म करके रखे हैं, तो हम उसको मार्केट से गाड़ी हायर करके 3,000 रुपये पॉकेट से लगा के उनको घर तक पहुंचाएंगे। ऐसा क्या प्रॉब्लम है, बहुत बार ऐसा होता है। बर्न रेट अभी बहुत ज़्यादा है हम लोगों का, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि आप सप्लाई पे निर्भर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी आपका सप्लायर है, तो वो कब आपके साथ धोखा कर देगा ये आप जान रहे हैं, इससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब ये हम जान रहे हैं, तो अब हमको हमारा काम नहीं है हम कस्टमर को लड़ ले, सर लेट हो गया, आपके लिए हम 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपके लिए ये कर रहे हैं। आप नहीं, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप एहसान नहीं कर रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट करके बुक किया। अब अगर आपके सप्लाई में एरर आया तो उनको कैसे आप सप्लाई दे सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो कई बार लगता है लोग जब आलोचना करते हैं सर्विस को लेके, या किसी, हमारा सिर्फ एक ही सर्विस को लेके होता है जो हमको नहीं मिला,
एक होता है ना, जब मछली ताज़ा आता है ना बाजार में तो सबसे पहले बिकता है, तो समझिए रोडवेज ताज़ा है। ये इतना इकोनॉमिकल है जो इनके पास जितना सप्लाई है वो एक दिन पहले फुल हो जाता है। वो देखा मैंने। तो हमारा सप्लाई धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो मार्केट में पहले से सर्व कर रहे हैं ना, उनको लगता है जो रोडवेज मार्केट खत्म करने आई है हम लोगों का, लेकिन नहीं, रोडवेज धंधा को बड़ा करने आई है। बिहार में टैक्सी उद्योग बहुत छोटा है, उसे बड़ा करने के लिए आई है, और वो बड़ा तब होगा जब लोगों को पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा, बजट में चला जाएगा। तो थोड़ा सा भी समझने में टाइम लगेगा, लेकिन वही है, एक वो माझी जी बोले थे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस तोड़ने के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं। ये जो चीज़ बार बार आती है कि बिहार का जो मार्केट है वो इधर फ्रेंडली नहीं है, या फिर यहाँ पे किसी स्टार्टअप को रन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये कितना सही या कितना गलत है? अगर ये सही है तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हम फिर वही चीज़ बोल रहे हैं। अगर सिर्फ फाउंडर्स ये सोच लें, जो हमें लोगों की निंदा पे ध्यान नहीं देना है, लोगों की आलोचना से सीखना है, प्रतिक्रिया नहीं देना है, लर्न करना है हमको, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए, जहाँ भूमि पहले से बंजर रहती है, वहाँ जोत के फसल उगाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ एक ही चीज़ समझिए, यहाँ का जो यूज़र है, जो ऑडियंस है, जिस मार्केट में आप बेचेंगे ना, वो अभी उस लेवल का नहीं हुआ जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में है, ठीक है। तो हमको उस लेवल का बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। मतलब एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक स्टार्टअप अगर आप करने के लिए जा रहे हैं ना, तो 3 साल तक आपको ये सोचना होगा जो हमको लोग मेरे काम को अप्रिसिएट नहीं करेंगे, ना माँ करेंगे, ना बाबूजी करेंगे, ना चाचा करेंगे, ना चाची करेंगे, ना समाज करेंगे। वो 3 साल तक आपको मेहनत करना होगा, पागलों की तरह मेहनत करना होगा। लोग क्या बोल रहे हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाना पड़ेगा। 3 साल के बाद गर्भावस्था से बाहर निकलती है स्टार्टअप, और वो बाल अवस्था में नहीं आती है, डायरेक्ट युवा अवस्था में जाती है। अगर 3 साल आप समय दे दिए किसी स्टार्टअप को, तो 3 साल बाद वो आपको अपने कंधे पे बैठा के पूरी दुनिया का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ यही है ना, 3 साल लोग वेट नहीं। हाँ, अब ऐसा नहीं है 3 साल हम घर में बैठे हुए हैं, 3 साल हमको लर्न करना है, और उसके बाद उसी हिसाब से काम भी करना है। और दूसरा चीज़ है, जब तक आप कुछ बर्न नहीं करेंगे तब तक अर्न नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास बर्न करने के लिए पैसा नहीं है ना, तो आपको शारीरिक रूप से, मेंटली आपको आपके टाइम को बर्न करना पड़ेगा, तभी जाके आप अर्न। ये एक फैक्ट है कि आपको फाइनेंशियली होना चाहिए। जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा रहेगा तो बहुत सारा काम इजी हो जाता है। नहीं है तो आपको टाइम को बर्न करना पड़ेगा, आपके मेहनत को बर्न कर, मतलब ज़्यादा मात्रा में आपको बर्न करना पड़ेगा। आप खुद बर्न हो जाइए, वहाँ आप अपने आप को झोंक दीजिए, वही आपका पूंजी हो गया। लेट्स से कि मुझे एक स्टार्टअप करना है, राइट, और आपके पास अभी 5, 6, 7 साल का और डिफरेंट सेक्टर्स का भी एक्सपीरियंस है। तो लेट्स से कि मुझे अभी ये स्टार्टअप करना है, तो कौन सी वो लेट्स से 3 चीज़ें हो जो मुझे एकदम हेड में हमेशा रखे। एक तो मैं वो सीख गया कि मुझे सुनने आना चाहिए। वो क्रॉस क्वेश्चन करना शायद सही नहीं होगा हर बारी। अगर मैं ये लेकर नहीं कि मैं सही भी हूँ, तो शायद मुझे थोड़ा सा आराम से चलना, पहला। दूसरा क्या होगा आपके एक्सपीरियंस से? देखिए, अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो पहला चीज़ तो वही चीज़ बोले, लोगों को सुनना सीखिए। दूसरा चीज़, आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितने लोगों के बीच में है, या पहले से अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो उसको और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इस 2 चीज़ पे पहले ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जो सोच के उतरेंगे किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी सर्विस को लेके, एग्जीक्यूशन में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप जो बिज़नेस मॉडल तैयार करेंगे, या जो आप पिच डेक बना रहे हैं, या जो आपके मन में चल रहा है, वो तब तक जब तक आप मार्केट में काम करने के लिए नहीं उतरेंगे, तब तक वो सही है या गलत है ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आप, ठीक है, R&D थोड़ा करना चाहिए, जो आप क्या करने आ रहे हैं, कैसे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लोग हमें एक दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हमारे पास कम ही ऑडियंस है, कम ही कस्टमर है, उसको हम बेहतर गुणवत्ता वाला सर्विस कैसे दें ताकि वो हमको एक दूसरे को रिकमेंड करना शुरू कर दें। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो मजबूती के साथ आप बड़ा हो सकते हैं। तीसरा चीज़ है, तो जब आपको लगता है जो नहीं, मेरा आइडिया वैलिडेट हो चुका है, इसकी ज़रूरत है लोगों को, हम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे आप एग्जीक्यूट करके
थोड़ा स्केल करना शुरू कीजिए, नए नए लोगों से मिलिए, नए नए इन्वेस्टर के पास जाइए, आप अपना मॉडल समझाइए। ये क्या होता है ना, लोग कहते हैं जो फंड लाना बहुत टफ है, ये इसलिए कहते हैं ना जो 10-20 लोगों से मिले और हिम्मत हार देते हैं। 10-20 लोग अगर डिनाई कर दिए, नहीं आपके मॉडल में दम नहीं है, आपके आइडिया में दम नहीं है, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, लोग हाँ हिम्मत हार आपके जाता है। साथ ऐसा हुआ? इस प्रोजेक्ट पे तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ना ही पहले प्रोजेक्ट पे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक गुरु मिल गए जो बहुत मतलब हम ये भी कहना चाहेंगे अगर आपके अंदर एक गुण है ना, तो एक गुरु उसको निखारने के लिए ज़रूर होना चाहिए। तो ढूंढिए किनके पास एक्सपीरियंस है जो आपको गुरु की भूमिका में रहे। तो हमारे गुरु हैं अरविंद झा सर, उनको हम गुरु मानते हैं। और तो जो आप जब मार्केट में आप काम करने के लिए जाएंगे तो 100 लोगों के पास आप इन्वेस्टमेंट के लिए माइंड में सेट करके जाइए, जो 100 लोगों को हम बिजनेस प्लान जाके समझाएंगे, 99 लोग डिनाई करेंगे, माइंड में सेट कर लीजिए। एक लोग मेरे साथ आएंगे, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो सब मानते हैं जो पटना में 100 हनुमान मंदिर है, ठीक है ना, लेकिन भीड़ लगता है कहाँ? स्टेशन के पास। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ के बारे में बहुत सारा चीज़ें हैं जो लोगों को बताया गया, वहाँ मन्नत मांगने से पूरा हो जाता है, ये हो जाता है। जब तक लोगों को ये पता नहीं होगा जो यहाँ हम लगाएंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा, तब तक लोग नहीं जाएंगे, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए आप भी जाइए और लोगों के पास पहले कुछ करके दिखा दीजिए, फिर 100 लोगों के पास जाइए। 99 आपको डिनाई करेंगे, डीमोटिवेट भी करेंगे, सिर्फ डिनाई नहीं करेंगे, डीमोटिवेट भी करेंगे। कई बार आपको लगेगा जो रोना चाहिए हमको, मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं लोग, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन एक आदमी कोई ऐसा मिल गया जो आपके साथ आएगा, वहीं से आप उड़ान भर सकते हैं। आपकी जो कंपनी है रोडवेज, राइट, तो मैंने उसको एक बार यूज़ किया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको यूज़ किया, मैं सच बताऊँ मैं शॉक हो गया। मैंने अपने दोस्त को और भी जो बगल में मेरे फ्रेंड उनको भी मैंने सब लोग शॉक हो गए। वो इसलिए क्योंकि उसका जो प्राइस पॉइंट था वो 25 से 45% तक लेस था, जो बहुत बड़ा नंबर था। नॉर्मली जो मुझे कार मिल रही थी 2300 समथिंग का, वो मुझे यहाँ पे 1700 में मिल रहा था। बहुत बड़ा नंबर था। तो ये जो रोडवेज आपकी कंपनी कैसे फंक्शन कैसे करती है? रोडवेज का जो मॉडल है ना वो थोड़ा सा अलग है। रोडवेज क्या करती है, जो 2 मॉडल पे काम करती है। पहला मॉडल इसका ये है, जो रोडवेज एक डेटा कलेक्ट करती है, मतलब जो लंबी लंबी दूरियां की गाड़ियां होती है, जैसे कोई दरभंगा से पटना आ रही है, मुजफ्फरपुर से पटना आ रही है, तो वो उसको खाली जाना है, उसके पास पैसेंजर नहीं है, तो वो डेटा ले लेती है और जिनको जाना होता है उनको कनेक्ट कर देती है, वहाँ लोगों का सेविंग हो जाता है। दूसरा मॉडल पे काम करती है जो हमारी कुछ लीज की गाड़ियाँ होती है, जो हम लोग अपने कंपनी के अधीन उसको रखते हैं, वो मेरे लिए ही सिर्फ काम करता है। तो मेरे पास जब भी एक दिन पहले लीड आता है, क्योंकि हम लोग शेड्यूल राइड लेते हैं, तो मुझे पता होता है कि मेरा एक कस्टमर है जिसको मधुबनी ड्रॉप करना है पटना से, और दूसरा कस्टमर है जिसको सीतामढ़ी से उठा के पटना लाना है। तो एक गाड़ी को भेजते हैं, वो जाती है, एक को ड्रॉप करती है, दूसरे को दूसरे शहर से लेके आ जाती है। तो ये 2 मॉडल हमारा है। हम लोग अभी सिर्फ पटना को कनेक्ट कर रहे हैं पहला फेज़ में। दूसरा फेज़ में एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करेंगे, जैसे मुजफ्फरपुर से दरभंगा हो गया, या दरभंगा से गोपालगंज हो गया, गोपालगंज से नालंदा हो गया, मतलब अलग अलग शहर को अलग अलग शहर से। और तीसरा फेज है हम लोग एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करें। ये सब अभी प्लान में है? हाँ, समय लगेगा, हर चीज़ में समय। अभी तो 8-9 महीना का बउआ है, अभी तो रोडवेज बउआ है, थोड़ा सा समय लेकिन लगेगा। ये है छोटा बट इसकी नाम बहुत अधिक है। ये देखिए, इसमें मेरा एक्सपीरियंस काम आया। और दूसरा चीज़ क्या है ना, इंडिया प्राइस ओरिएंटेड मार्केट है, तो हमारा जो कॉस्ट है ना वो मार्केट प्राइस से, जो एग्रीगेटर है उसके प्राइस से 40% का अंतर आता है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेटर है, मतलब छोटा छोटा टूर एंड ट्रेवल्स या कह लीजिए इंडिविजुअल टैक्सी वाले, तो उससे 50-50 का अंतर आ जाता है। तो इसीलिए जब प्राइस कहीं फैक्टर आता है ना, तो लोग आपको एक दूसरे को रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ, क्योंकि 8 महीना में 1.5 लाख से ऊपर लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, और ये बहुत बड़ा नंबर है। उस 1.5 लाख लोग को अगर साल में एक बार भी हम सर्व कर दें तो बहुत बड़ा रेवेन्यू बना सकते हैं, और 100 करोड़ से ऊपर का वैल्यू बना सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आपने पूरे देश को आपने एक बहुत पॉजिटिव स्टार्टअप दिया है, क्योंकि ये लोगों के लिए तो फ्रेंडली है ही, बट अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें ना, हमारे भारत देश का भी बहुत सारा फ्यूल सेव कर रही है, बिल्कुल इनडायरेक्टली। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे देश को सेव कर रहे हैं इनडायरेक्टली। थैंक यू। मेरा एक और क्वेश्चन है मेरे खुद के लिए। आपने मुझे थोड़ा बहुत तो जाना है अभी तक, मेरे लिए क्या एडवाइस है, जितना आपने मुझे जाना है? अभी जो आप कर रहे हैं, ये जो स्टार्ट किए हैं आप, ये इसको धीरे धीरे करते रहिए, और कोशिश कीजिए हमेशा जो फेल्योर हुआ है
अपनी लाइफ में कई बार, ऐसे लोगों को ज़्यादा पकड़ के लाइए, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज होता है ना, क्यों फेल हुआ, कहाँ उसकी गलती हुई, ये लोगों को ज़्यादा सीखना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है जो हम सिर्फ सक्सेस लोगों को लाएं, या जो सफल हो रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी लाइए। वो किन किन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको भी सुनाइए, क्योंकि जितने भी चैनल हैं ना अभी, वो सिर्फ सक्सेस होने के बाद लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है ना। आप स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों को बुलाइए, जो वास्तव में लड़ रहा है, और उनसे पूछिए आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या आशा करते हैं, इसको गिव अप करेंगे या इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वो कंटिन्यू कर रहा है और आपका पॉडकास्ट देख के कोई ऐसा आदमी जिसके पास उसका सॉल्यूशन हो उसके प्रॉब्लम का, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, हो सकता है उसका काम बन जाए। जैसे प्रियंका बोली, जो मेरे पास वास्तव में जब वो आई थी तो बोली, उस समय बहुत ज़्यादा चल रहा था ना फ्रेंचाइजी वाला, MBA चाय वाला, तो चाय सुट्टा बार बहुत सारा चल रहा है। तो हम ये चीज़ उसको बोले थे, देखो वो लोग जो है ना, उसका ऑडियंस अलग है। वो जो मिडिल क्लास से अब अपर में घुसने वाले लोग हैं ना, उनको टारगेट कर रहा है। तुम ऐसा करो ना, तुम लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करो, ऐसा स्टोर बनाओ जहाँ सारे लोग, आम लोग भी जाके पी सकें, उसको भी ब्रांड वाला फीलिंग आए, ठीक है। और वो काम कर रही है भगवान के आशीर्वाद से, और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और वो यही चीज़ हम उसको भी बोले थे, ये मत सोचो जो हमको CCD बनाना है, हमको ये बनाना है, हमको वो बनाना है। सोचो 10, 20, 50, 100 करोड़ का भी धंधा बना लेगी तो बहुत बड़ा है। जब उस दिन 100 करोड़ का टारगेट मतलब तुम्हारे पास अचीव हो जाएगा तो फिर बहुत सारा चीज़ है ना, ज़रूरी नहीं है ना जो आप मल्टीटास्किंग आप हो सके, अलग अलग तरह का हम काम स्टार्ट करें। बिहार में, भारत में काम का कमी नहीं है, खरीदार का कोई कमी नहीं है। आपको बनाने के लिए आना चाहिए, आपको बेचने के लिए आना चाहिए। लेट्स से कि कोई अभी ये पॉडकास्ट देख रहा है, राइट, उसके पास एक अच्छा आइडिया भी है, हाँ, अब उसको आइडिया है बट रास्ता नहीं है, वो कैसे अपना रास्ता बनाए, उसको कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप लेना चाहिए? ठीक है, जो आपका आइडिया जब आपके पास आता है ना, तो आपको एग्जीक्यूट करने का उसका ये थॉट भी आता है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सिर्फ ऐसे नहीं होगा जो हमारे मन में आइडिया है, जो हमको चांद पे जाना है, ये मेरे मन में आ गया, हम कैसे चांद पे जाएंगे, वो भी मेरे मन में आना चाहिए। तो अगर आपके मन में ऐसा है जो मुझे चांद पे जाना है और मेरे पास ये रास्ता है, पहला रास्ता आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर रास्ता में प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन पहला रास्ता आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास आइडिया है, उसका रास्ता आपको पता है जो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप एग्जीक्यूट करने के लिए लग जाइए, क्योंकि जब एग्जीक्यूट करने के लिए लगेंगे तब आपको राइट वे पता चले, मतलब जब आप सही रास्ता क्या है। जैसे जैसे आप स्टेप लेते हैं आपको अगला स्टेप दिखते चला। मतलब अगर लेट्स से कि मेरे पास आइडिया है और मैं सीधा सोच रहा हूँ कि मुझे जो डेस्टिनी है वो दिख जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बाकी उसके बाद जो 5-7 साल से जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उन जिनके पास एक्सपीरियंस है ना, उनसे सलाह लीजिए, उनसे आप पूछिए, उनसे सीखिए। जैसे हम लोग भी एक सोच रहे हैं, जो कुछ फाउंडर्स ऐसे हैं जो 5-7 साल से बिहार में काम कर रहे हैं, उन लोगों का एक कम्युनिटी बनाए, और जो छोटा छोटा स्टार्टअप अभी निकल रहा है, उन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सुने, और उसका सॉल्यूशन अगर हमारे सजेशन से मिल जाए तो हम उसको सजेशन दें। ऐसा एक बनाने का कोशिश कर, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम का रहता है दिक्कत, लेकिन हम लोग बना रहे हैं। संडे को कुछ कुछ समय निकालेंगे और लोगों से जूम पे बात करेंगे। जब आपने काम स्टार्ट किया, जैसा आपने बताया कि आसपास के लोग, मुझे ये भी पता है कि जब आपने काम बिल्ड भी कर रहे होंगे तब पर भी लोग, वो आउटसाइड नॉइज़ आ रहा था, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? जब लेट्स से मैं भी या कोई भी इंसान कुछ कर रहा है, तो जब वो आउटसाइड नॉइज़ आता है तो देखने में किसी थर्ड पर्सन को लग सकता है कि ठीक है यार इग्नोर कर दो, बट हमारे उस पर असर होता है वो नॉइज़ का, उसको कैसे आपने टैकल? हम कभी किसी का सुनते नहीं हैं, ये मेरी बीमारी है। ना हम बाबूजी का सुनते हैं, ना माँ का सुनते हैं, ना पत्नी की सुनते हैं। मतलब हमको क्या करना चाहिए इस मध्य में सजेशन हम नहीं सुनते हैं। हमको सुनते हैं, मतलब जो अच्छा लगेगा वही अडॉप्ट करते हैं। तो एक होता है ना, सुन लिए, वो कह दिया जो छोड़ दो तो छोड़ दिए, फिर हम डिसीजन लेंगे। तो लोग क्या कहते हैं इस चीज़ को हम नहीं सुनते हैं। मतलब एक कान से सुने, अगर अच्छा लगा तो अंदर ग्रहण किया, दूसरे कान से निकाल दिए। तो इसी तरह जैसे मान के चलिए हम आर्या को बनाए और 1 घंटा में निर्णय लिए थे हमको एग्जिट करना है, और 1 घंटा बाद हम निर्णय ले लिए नहीं एग्जिट करेंगे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, बहुत सारे लोगों का कॉल आया, ऐसा क्यों, 6 साल मेहनत किए, इतना बड़ा ब्रांड बन गया, अब ये स्केल हो सकता था, पैन इंडिया जा सकता था, लेकिन आप गिव अप कर दिए, छोड़ दिए। तो हम किसी को ये नहीं समझाया कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, मतलब या हम हमारे मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। हम बोले सिर्फ टाइम आने दीजिए, आप तब सब बता देंगे, अभी हमको काम करना है, हमको उस पर करने दीजिए।
और एक सन्यासी की तरह, संत की तरह तपस्या में लीन होगा। और उसी तपस्या का नतीजा आज रोडवेज है, जो हमको लगता है जो करोड़ों लोग अब रोडवेज को जानने लगे हैं, और ये बहुत कम समय में, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब ठीक है, आपका थॉट क्या है कि आप अपने आप को, आपसे ज़्यादा कोई नहीं आपको समझ सकता है ना, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या प्रतिभा है। हो सकता है शुरू में हम बोलने में हम बोल नहीं पाते थे, अभी भी हम ठीक से नहीं बोल पाते हैं। हम बहुत सारा मतलब हमको स्कूल अंग्रेजी उस समय हम लोगों को स्कूल में नहीं था, तो अंग्रेजी का बहुत ऐसा वर्ड है जो मैं बोलते हैं सुन के, लेकिन वो गलत गलत निकलता है, तो लोग बोलते हैं इसको सही कर लीजिए, तो रहने दो। वो मायने नहीं रखता है लाइफ में, जो आप कैसे बोल रहे हैं, क्या आप मतलब आपका उच्चारण सही है नहीं सही है, मतलब आपका भावना क्या है वो समझ में आना चाहिए। और हमारा भावना लगता है लोगों को समझ में आता। एक लास्ट क्वेश्चन है कि लेट्स से कि अगर कोई लड़का है राइट, और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अपने लाइफ में कुछ, जैसे आपने डिफरेंट चीज़ों को चेंज किया है राइट, अब वो चेंज कर रहा है बट उसका माइंड अब ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, उसमें उसको क्या करना चाहिए? थोड़ा रुकना चाहिए या फिर नेक्स्ट जिस चीज़ को ट्राई करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, रुकने से कुछ नहीं होगा, सीखना चाहिए। जहाँ आप बोले ना, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। हमको ठीक से कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत अब कोडिंग वगैरह भी देख लेते हैं, तो ये सीख के, तो वही चीज़ है। सोशल मीडिया पे भी बहुत चीज़ आप लर्न कर सकते हैं, लोगों का पोस्ट को पढ़िए, अगर अच्छा उसका रहता है उससे भी कुछ ग्रहण कीजिए। यूट्यूब देखिए, गूगल करिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बहुत सारा बिजनेस का ये है कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को पढ़िए, लोगों के बारे में पढ़िए, तो पढ़ के ही आप कर सकते हैं, उसका कोई और ऑप्शन नहीं। तो आपके अंदर भी ये चीज़ होना चाहिए, जो आप किन चीज़ों को अपने अंदर में घुसा रहे हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होना चाहिए। अब किसी आदमी को पैसा का जरूरत पड़ा तो उसके मन में दो आइडिया आएगा, एक या तो कहीं जाके नौकरी करे, या बिहार में है तो जाके दारू बेचे। एग्जाम्पल सीधा से बोल रहा हूँ, तो दारू बेचना उसके लिए ईजी लग रहा है, क्योंकि उसमें उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नौकरी करने के लिए हो सकता है उसको बॉस के अंदर जाना पड़ेगा, 9 to 6 PM का जॉब करना पड़ेगा, लेकिन वो उसमें उसको स्कोप है, वो बड़ा बन सकता है। आज क्या कहते हैं, छोटे लेवल पे जाके ज्वाइन किया, कल बड़े लेवल पे जा सकता है, सीख के वहाँ से अपना धंधा बना सकता है। लेकिन अगर वही दारू बेचना शुरू कर दिया, गांजा बेचना शुरू कर दिया, मतलब इनलीगल एक्टिविटी शुरू कर दिया, तो उसमें ना कोई लाइफ है। तत्काल उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन लाइफ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा है जो बिहार में हो सकता है जो इनलीगल वो करता है, लेकिन उसमें ठीक है, शॉर्ट टर्म आपके पास पैसा आया, लेकिन आप धंधा नहीं बना पाए। देखिए 99% लोग, बुरा लगेंगे लोगों को, सिर्फ जीने खाने के लिए पैदा हुआ है, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। 9 to 6 PM का जॉब, बाल बच्चा को पढ़ाना, कहीं अच्छा घर खरीद लेना, और समाज में नाम, मतलब एक गांव घर में नाम हो जाना, मतलब घर में, गांव में पक्का का मकान हो जाना, साल में एक आध बार भोज दे देना, यही परिभाषा भी है गांव घर में सफलता का। लेकिन 1% लोग जो होते हैं ना, वही 1% लोग ये 99% लोग कैसे जिएंगे और खाएंगे उनके बारे में सोचते हैं। तो हमें हमेशा हमारा थॉट रहता है कि हम उन 1% लोगों के बीच में जगह बनाएं, जो बाकी 99% लोगों को जीने और खाने का व्यवस्था करके दें, क्योंकि ये लोग सिर्फ जीने और खाने के लिए आएंगे, व्यवस्था किसी न किसी को तो करना पड़ेगा ना। दिलखुश कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। आई होप कि आपको सही फील हुआ होगा शो पे। बहुत अच्छा, आप लोगों को भी शुभकामनाएं, आपके पूरी टीम को शुभकामनाएं, और दर्शकों से निवेदन है कि अगर कुछ गलती हो गया हो तो बिहारी बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो रोडवेज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, उसके बाद आपका डिसीजन होगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ही ज़्यादा चीप एंड बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी। थैंक यू।